गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 7 है आपके कंपनी निर्माण। कंपनी निर्माण में आगे हमने लेसन नंबर 2 में पढ़ लिया था कि हमारे मार्केट में अगर हम नज़र डालें तो 5 बिजनेस हमको देखने को मिलते हैं। आपके एकाकी व्यापार था जिसमें एक ही मालिक होता है। इसके बाद संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय था जिसमें पूरे परिवार के लोग मिलकर के बिजनेस करते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर जो बिजनेस था वो पार्टनरशिप यानी साझेदारी था। इसके बाद जो फोर्थ बिजनेस था वो आपके सहकारी समितियां था। और लास्ट जो बिजनेस था, जो सबसे बड़ा बिजनेस कहलाता है, वो था कंपनी। आज जो आपका 5वां फिफ्थ बिजनेस था कंपनी, उसी को हम पढ़ेंगे कि कंपनियों का निर्माण किस तरीके से किया जाता है। क्योंकि उससे पहले वाले जो चारों बिजनेस हैं उनमें किसी भी प्रकार की सरकारी औपचारिकता या कोई भी आपको फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। क्योंकि लेकिन कंपनी जो है उसमें कंपनी अधिनियम 1956 के आधार पर या नए कंपनी अधिनियम 2013 के आधार पर पूरी प्रक्रिया उसको निर्माण करने की करनी पड़ती है। तो इसलिए आज हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 7 कंपनी निर्माण। ये कंपनी को निर्माण करने की प्रक्रिया जो है वो किस तरीके की होती है, इसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। अब कंपनी निर्माण की अवस्थाएं कौन कौन सी है, यानी कंपनी को निर्माण करते समय कौन कौन सी स्टेजेस से जो है गुजरना पड़ता है। तो कंपनी निर्माण की टोटल इसमें 3 अवस्थाएं दी गई हैं। नंबर फर्स्ट है आपके कंपनी प्रवर्तन यानी फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। नंबर 2 है आपके समामेलन यानी इनकॉर्पोरेशन। और नंबर 3 है पूंजी अभिदान यानी कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पर इन तीनों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कंपनी प्रवर्तन क्या होता है। कंपनी प्रवर्तन का मतलब वो है कंपनी को निर्माण करने से संबंधित जो भी औपचारिकताएं पूरी करनी है वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले कंपनी प्रवर्तन में कंपनी का निर्माण करने वाला जो कंपनी का व्यक्ति होता है, जो कंपनी को बनाता है, कंपनी का निर्माण करता है, वो आपके प्रवर्तक कहलाता है। यानी उसको हम प्रवर्तक के नाम से संबोधित कर सकते हैं। अब यहाँ जो ये प्रवर्तक है, जो कंपनी को निर्माण करने से संबंधित क्रियाएं कर रहा है, इस प्रवर्तक के कार्य क्या हैं। यहाँ पर हम प्रवर्तक को कहेंगे प्रमोटर। अब ये प्रमोटर जो है वो कौन कौन से फंक्शन कर रहा है। तो सबसे पहले जो प्रवर्तक का कार्य है वो है व्यवसाय के अवसर की पहचान करना। यानी जो व्यवसाय के अवसर हैं बिजनेस में, मार्केट में कौन कौन से बिजनेस ऐसे हैं जिनके अवसर हैं कि वो उस बिजनेस को खोल सकता है, तो उन व्यवसाय के अवसरों की तलाश करता है। जैसे वो ये सोचता है कि मान लो एक कंपनी को किसी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए कंपनी का निर्माण करना है, या किसी चीज को जो है परचेज करके बेचने के लिए कंपनी का निर्माण करना है, या कंपनी किस तरीके का बिजनेस करना पसंद करेगी, तो उसको हम जब कोई भी प्रवर्तक चुनता है तो वो कहलाता है व्यवसाय के अवसर की पहचान। यानी कौन सा बिजनेस कंपनी करना चाहती है और जो बिजनेस करना चाहती है क्या उसकी मार्केट में जो है वो थोड़ी बहुत डिमांड है या नहीं है, और किस तरीके की डिमांड है, ये सारी बातों के बारे में निश्चित करना जो है वो व्यवसाय के अवसर की पहचान कहलाता है। इसके बाद प्रवर्तक का जो दूसरा कार्य है वो है संभाव्यता अध्ययन। यानी संभाव्यता का मतलब है कि जिस तरीके का बिजनेस उसने सेलेक्ट किया प्रवर्तक ने, उस बिजनेस से संबंधित जो चीजें हैं उनको आसानी से वो प्राप्त कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये संभावना के बारे में वो स्टडी कर रहा है यानी अध्ययन कर रहा है। अब इस संभाव्यता अध्ययन में वो क्या क्या स्टडी कर रहा है या वो क्या क्या अध्ययन कर रहा है, तो नंबर सबसे पहले आता है तकनीकी संभाव्यता का। अब यहाँ हम ये देखेंगे कि कभी भी किसी कंपनी को अगर निर्माण करने की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले जब किसी भी व्यक्ति के दिमाग में बात आती है तो वो यही आती है कि जब कंपनी को शुरू किया जाएगा तो कंपनी के लिए सबसे पहले मशीनरी, तकनीकी का मतलब है मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। अब वो मशीनरी मार्केट में उसको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि भारत में एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें, कई मशीनें तो हमको आसानी से मिल जाती हैं लेकिन कई हमको आयात करनी पड़ती हैं। तो इसको व्यवसाय प्रारंभ करने से पहले ये देखना होगा कि कंपनी जिस चीज का बिजनेस करने के लिए बनाई जा रही है, क्या उस बिजनेस से संबंधित तकनीकी चीजें जो हैं वो भारत में आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। अगर हाँ तो वो उस बारे में फिर विचार करेगा। तो तकनीकी संभाव्यता में ये देखा जाता है कि जिस भी मशीन से संबंधित उनको जरूरत है
वो टेक्नोलॉजी की मशीन उनको भारत में अवेलेबल हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर वही मशीन उनको दूसरे देशों से आयात करनी पड़ी तो उसका खर्चा बढ़ जाएगा, यानी लागत बढ़ जाएगी। इसके बाद सेकंड है वित्तीय संभाव्यता। अब मान लीजिए संभाव्यता अध्ययन में तकनीकी आसानी से भारत में उनको मिल रही है, तो उनको ये भी देखना होगा कि जिस प्रकार की कंपनी का निर्माण करने के बारे में उन्होंने विचार किया है, उस बिजनेस के लिए जिस भी पैसे की आवश्यकता होगी, यानी वित्त की आवश्यकता होगी, वो उनको आसानी से मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। क्योंकि कोई भी कंपनी, जो कंपनी के मालिक होते हैं, उनके पैसे से नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि कंपनी को लार्ज स्केल पर पैसों की जरूरत होती है। तो वित्तीय संभाव्यता भी देखी जाती है कि कंपनी को जब जब जैसे जैसे पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो पैसा उसको मार्केट से आसानी से अवेलेबल हो जाएगा या नहीं। इसके बाद होती है आर्थिक संभाव्यता। आर्थिक संभाव्यता का मतलब है कि कंपनी जिस प्रकार का बिजनेस खोलने के बारे में सोच रही है, उससे संबंधित जो लाभ है वो कितने हैं, क्योंकि लाभ का कैलकुलेशन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मेन जो बिजनेस स्टार्ट किया जाता है वो लाभ के लिए ही किया जाता है। तो आर्थिक संभाव्यता में ये देखा जाता है कि कंपनी जिस भी बिजनेस को शुरू करने वाली है, उस बिजनेस से संबंधित उसमें प्रॉफिट का क्या हिसाब किताब है, यानी प्रॉफिट किस हिसाब से होगा। इसके बाद है सेकंड में संभाव्यता अध्ययन में तकनीकी, वित्तीय और आर्थिक संभाव्यता का अध्ययन किया गया। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है नाम का अनुमोदन। अब कंपनी को सबसे पहले जब वो व्यवसाय के बारे में सोच लेती है, जब वो संभाव्यताओं के बारे में अध्ययन कर लेती है, उसके बाद उसको कंपनी का नाम रखना होता है, क्योंकि कंपनी के जो औपचारिकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए कंपनी का नाम बहुत जरूरी होता है। तो कंपनी के नाम का अनुमोदन का मतलब होता है स्वीकृति प्राप्त करना। तो कंपनी जिस राज्य में बनाई जा रही है, उस राज्य के रजिस्ट्रार के पास कंपनी के प्रवर्तकों को कंपनी के 3 नाम, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे 3 नाम जो है फॉर्म में भर करके रजिस्ट्रार के पास भेजने पड़ते हैं, और रजिस्ट्रार से उन नामों में से किसी एक नाम की स्वीकृति लेनी पड़ती है, ताकि कंपनी उस नाम को रख सके। तो ये कहलाती है प्रक्रिया नाम का अनुमोदन। इसके बाद है संस्थापन प्रलेख के हस्ताक्षरकर्ताओं को निश्चित करना। संस्थापन प्रलेख को हम पार्षद सीमा नियम भी कहते हैं। ये जो पार्षद सीमा नियम या संस्थापन प्रलेख है, ये कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। जैसे हम ये कहें कि हमारा जो है वो जन्म प्रमाण पत्र, तो ये जो संस्थापन प्रलेख होता है, ये कंपनी का जन्म प्रमाण पत्र होता है। और ये प्रमाण पत्र जो है, इसके ऊपर कौन हस्ताक्षर करेगा, हस्ताक्षर कौन करेंगे, जो मालिक होंगे। लेकिन मान लीजिए एक कंपनी में 100 मालिक हैं, तो सारे के सारे हस्ताक्षर नहीं करते हैं, बल्कि प्रवर्तक को उन लोगों में से कुछ लोगों का चुनाव करना होता है कि उसके ऊपर जो हस्ताक्षर करेंगे, जिससे कि ये पता चले कि कंपनी में निम्न व्यक्ति जो हैं वो कंपनी को बनाने के इच्छुक हैं। तो ये कहलाता है संस्थापन प्रलेख के हस्ताक्षरकर्ताओं को निश्चित करना। अब प्रवर्तक क्या कर रहा है, उन व्यक्तियों को चुन करके सेलेक्ट कर रहा है जिनको वो पार्षद सीमा नियम या संस्थापन प्रलेख पर हस्ताक्षर कराएगा। यहाँ पर हम इसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। अब इसमें इसके पश्चात है कुछ पेशेवर लोगों की नियुक्ति। अब पेशेवर लोग व्यक्ति कौन है, जैसे कंपनी का प्रवर्तन जब कंपनी को बनाएगा, प्रवर्तक जब कंपनी को बनाएगा, तो कंपनी को बनाते समय जैसे सीए की जरूरत पड़ेगी, आपके लॉयर की जरूरत पड़ेगी, अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ये पेशेवर लोग कहलाते हैं जिनकी वो नियुक्ति करेगा, यानी जिनको अपॉइंटमेंट देगा, ताकि वो कंपनी को बनाने में उसकी सहायता कर सकें। इसके बाद लास्ट है आवश्यक प्रलेखों को तैयार करना। कंपनी को बनाते समय बहुत सारे जो है कागजात, जो कानूनी कार्यवाहियां हैं, उनके कागजात बनाने पड़ते हैं। तो वो बनाने के लिए वो जो भी आवश्यक प्रलेख कंपनी से संबंधित हैं, जिनको बना करके जमा कराना अनिवार्य है रजिस्ट्रेशन के समय, ये सारे आवश्यक प्रलेख जो है वो एक प्रवर्तक तैयार करेगा। ये हमारा फर्स्ट वाला टॉपिक था, जो कंपनी प्रवर्तन, यानी कंपनी के निर्माण की अवस्था का जो पहला बिंदु था, कंपनी प्रवर्तन। ये सारा हमने कंपनी प्रवर्तन के संबंध में पढ़ा। अब हम इसके आगे की प्रक्रियाएं जो हैं वो इसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।